हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वैन एंड एंटरप्राइज नेटवर्क। सबसे पहले हम अगर एसडी वैन को सीखना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम एसडी वैन को सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले वैन का पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वैन है क्या। वैन को लेके काफ़ी लोगों की कंफ्यूजन्स रहती हैं कि एक्चुअल में पूरे नेटवर्क में वैन है कहाँ पे, राइट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे वो वैन की, कि वाइड एरिया नेटवर्क एक्चुअल में है क्या, कैसा दिखता है, और हमें पूरे नेटवर्क में वाइड एरिया नेटवर्क को पहचानना है और उसको सॉफ्टवेयर डिफाइन करना है, राइट। हमें उसके लिए वैन का पता होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, टाइप्स ऑफ वैन टेक्नोलॉजीज। आज के टाइम पे वैन टेक्नोलॉजीज कितनी टाइप्स की हैं और पहले कैसे होती थी, हम उसके एवोल्यूशन को पढ़ेंगे। थर्ड, एंटरप्राइज नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स एक्चुअल में क्या क्या हैं, ओके। एंड आज के टाइम पे एंटरप्राइज नेटवर्क कैसा दिखता है, हम उसको डिस्कस करेंगे, ओके। दिस इज द थ्री टॉपिक्स ऑफ टुडे क्लास, ओके। लेट्स मूव टू द फर्स्ट बोर्ड। फर्स्ट बोर्ड में हम पढ़ेंगे व्हाट इज वैन, एक्चुअल में वाइड एरिया नेटवर्क है क्या और कहाँ पे दिखता है, ठीक है। ये मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस है, हमने कॉर्पोरेट ऑफिस का एग्जांपल लिया है। कॉर्पोरेट कैंपस है, राइट, जहाँ पे कुछ यूजर्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं विया स्विच। एंड अगर किसी यूजर को, मान लो यूजर ए को यूजर डी के साथ कुछ फाइल शेयर करनी है, अपने कनेक्टिविटी से, उससे जो कनेक्टिविटी है डायरेक्टली उससे शेयर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बी को सी से कुछ शेयर करना है, वो भी आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक स्विच से सारे आपस में कनेक्टेड है, राइट। बट ये तो सिर्फ 4 एम्प्लॉयज थे, तो ये आपस में मैनेज कर सकते हैं। बट अगर ये 400 प्लस एम्प्लॉयज होते तो क्या ये सब मैनेज कर पाते? हर एम्प्लॉय एक दूसरे से फाइल्स मांग रहा है। इसके लिए बेटर वे क्या है, राइट। ये तो नेटवर्क इतना एफिशिएंट नहीं है, स्केलेबल नहीं है। उसके लिए बेटर वे है कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज सर्वर हो जहाँ पे सारी फाइल्स हो, यानी एक एफटीपी सर्वर हो, ठीक है, जहाँ पे सारी फाइल्स हो। और सेंट्रलाइज सर्वर है तो इससे सब रीच करके इस तक अपनी फाइल को फैच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? कनेक्टिविटी चाहिए, ओके। मान लो यहाँ पे एक नेटवर्क इंजीनियर है, ठीक है। इस नेटवर्क इंजीनियर ने क्या किया, यहाँ पे एक राउटर डिप्लॉय किया और इस स्विच को इस राउटर के साथ कनेक्ट किया, और इस राउटर के साथ आगे एक एफटीपी सर्वर लगा हुआ था, ओके, इसको भी कनेक्ट किया। अब क्या है, अगर किसी भी यूजर को फाइल चाहिए तो वो डायरेक्टली क्या है, सर्वर तक रीच करता है और अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। किसी को भी एक दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है, राइट। अब क्या हुआ कि नेटवर्क बड़ा हो गया, ठीक है। ये कंपनी जो थी, मान लो ये कंपनी है बर्गर किंग, ठीक है, ये बर्गर किंग कंपनी है। अभी कंपनी बड़ी होगी, इन्होंने अपने मल्टीपल आउटलेट्स खोल दिए। आउटलेट्स कहाँ कहाँ पे? पहले तो मान लो एक ही आउटलेट था इनका, जहाँ पे ये मान लो मुंबई में है, ठीक है। मुंबई में इनका एक आउटलेट था जो कि कॉर्पोरेट कैंपस था, उसी के नीचे और एक आउटलेट था। अब क्या है, इनके मल्टीपल, अब इन्होंने सोचा कि मल्टीपल सिटीज में आउटलेट खोल लेते हैं। उन्होंने 3 ब्रांचेस खोलने के स्टार्ट करा, एक ब्रांच 1, एक ब्रांच 2, एक ब्रांच 3। मान लो ये ब्रांच हमने दिल्ली में ओपन किया, ठीक है, ये हमने किया बैंगलोर में, एंड ये मान लो हमने किया राजस्थान में, ठीक है। ये हमने 3 ब्रांचेस ओपन करने का कंपनी ने सोचा। एंड अब क्या है कि हमारा जो सर्वर है, जो भी हमारा मेन सर्वर्स हैं, ठीक है, हमारा मान लो पोस्ट चल रहा है, इस सर्वर में हमने पोस्ट सर्वर लगा रखा है, ठीक है। एंड पोस्ट सर्वर ही होता है जिसपे बिलिंग्स वगैरह आती हैं, डील्स आती हैं, ठीक है। आपने जब भी आप किसी आउटलेट में गए होंगे, मैकडी या बर्गर किंग के, तो आपको वहाँ पे दिखा होगा, राइट। एक पोस्ट मशीन होती है जिसके अंदर सारे हम अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, सारी बिलिंग्स होती हैं, तो वो सारे एक सर्वर से कनेक्टेड होती है जहाँ से सारे ऑफर्स और सारी पेमेंट्स फैच हो रही होती हैं, राइट। मान लो ये पोस्ट सर्वर, ये सर्वर है जो कि हमारे कॉर्पोरेट कैंपस में, जो कि मेन हेड ऑफिस है, वहाँ पे डिप्लॉयड है। अब अगर इस यूजर को कनेक्ट करना है इससे, इस सर्वर के साथ, बट ये मुंबई और दिल्ली के बीच में तो काफी ज्यादा डिस्टेंस है। मान के चलो ये डिस्टेंस है, अगर इसको रीच करना है इस सर्वर तक, मान के चलो ये डिस्टेंस है मेरा 200 किलोमीटर, ठीक है। ये तो काफी डिस्टेंस हो गया,
राइट। एंड ये जो मेरी ब्रांच 2 है बैंगलोर से लेके मुंबई, ये और भी ज़्यादा दूर होगी। ठीक है, मान लो ये होगी 400 किलोमीटर। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता। राजस्थान, राजस्थान से लेके मुंबई जाना है, ठीक है, ये मान लो 500 किलोमीटर है। ठीक है, अब इनका इस डेटा का यहाँ पे एक यूजर है जो कि पॉस मशीन पे फैच करना चाहता है, जो भी न्यू डील्स चल रही हैं, जो भी ऑफर्स चल रहे हैं, ठीक है, उनको इस सर्वर से फैच करना चाहता है और अपनी बिलिंग्स जो हैं वो यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना चाहता है, ठीक है, अपडेट करना चाहता है इस सर्वर पे। सो उसको क्या है कि इस सर्वर से कनेक्टिविटी चाहिए। अब इस कनेक्टिविटी के लिए उसको 200 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पे अपने सर्वर तक आना पड़ेगा। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर इस ब्रांच को भी कनेक्टिविटी चाहिए अपने सर्वर से तो उसको 400 किलोमीटर ट्रैवल करके आना पड़ेगा। एंड सिमिलरली हमारे राजस्थान वाली ब्रांच को 500 किलोमीटर ट्रैवल करके आना पड़ेगा। सो ये जो नेटवर्क है ना, जो ये इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है, ये जो नेटवर्क है, दिस नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड द वैन। ये एक्चुअल में वैन है, इसी को हम वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। क्योंकि हम कई बार कंफ्यूजन में होते हैं कि ये वैन एक्चुअल में है क्या। सो जो हमारी ये ब्रांचेस सर्वर से, मुंबई सर्वर से, ये एक सिटीज में मल्टीपल जगह पे भी हो सकता है। मान लो मुंबई के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे है, कोई 20 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे है। ठीक है, और वहाँ पे हमने सर्किट्स लिए हुए हैं, वैन सर्किट्स लिए हुए हैं, तो वही एक्चुअल में वैन है। ठीक है, ये एक्चुअल में हमारा वैन है और इसी को हमें सॉफ्टवेयर डिफाइन करना है। ठीक है, सो हमारा क्या हो गया, SD वैन। कि बट हमें वैन का पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वैन क्या है और हम उसको कैसे सॉफ्टवेयर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम उसके डेटा फ्लो को डिसेंट्रलाइज और उसके मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज वैन। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड में जहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वैन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड, टाइप्स ऑफ वैन। ओके, सो अब ये जो हमने अभी कंपनी का एग्जांपल है बर्गर किंग। ठीक है, मान लेते हैं अब ये थोड़ा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ठीक है, बर्गर किंग। ओके, सो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना कॉर्पोरेट कैंपस अलग रखेंगे जो कि हमारा बैकएंड ऑफिस है। ठीक है, जहाँ पे सारा कॉर्पोरेट स्टाफ बैठता है। एंड हमारा जो डेटा सेंटर है जहाँ पे हमने सारे अपने सॉफ्ट सर्वर्स रखे हुए हैं, अपनी एप्लीकेशंस रन करी हुई हैं, राइट, हमारा वेब वेब होस्टिंग है burgerking.com, हमारी एप्लीकेशन होस्टेड है, ठीक है, इसी एंड्रॉयड वाली। एंड हमारा पोस्ट सर्वर है। और जो इस कंपनी के मान लो, और अब ये कंपनी है इतनी बड़ी तो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को रन करने के लिए मे बी Office 365 चाहिए। ठीक है, ऑफिस के काम करने के लिए। एंड हमारे HR सॉल्यूशंस के लिए ERP सॉफ्टवेयर हो सकता है और एकल हो सकता है। ठीक है, सो ये सारे इन्होंने अगर सब डिप्लॉय करना है तो उनके लिए मशीन्स चाहिए। ठीक है, इंफ्रा चाहिए। अब इंफ्रा के लिए इन्होंने डेटा सेंटर यहाँ पे डिज़ाइन किया है। ठीक है, सो डेटा सेंटर इन्होंने अलग कर लिया और अपना कॉर्पोरेट कैंपस अलग कर लिया, क्योंकि अब ये कंपनी काफ़ी ग्रो कर चुकी है। ओके, सो अब क्या हुआ कि इन्होंने डेटा सेंटर, मान लो ये इनका जो था मुंबई में था, राइट। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे एक मान लो जम्मू में इन्होंने, एग्जांपल ले रहा हूँ, जम्मू में इन्होंने डेटा सेंटर अपना लगा रखा है। ठीक है, सो अब ये डेटा सेंटर जम्मू में है। एंड अब इनको यहाँ से, ये इनका जो पहली ब्रांच थी दिल्ली में थी, ये मैं इसको ले लेता हूँ कि ये डेटा सेंटर हमारा दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी डेटा सेंटर्स हैं। ओके, सो डेटा सेंटर इनका दिल्ली में। अब इन्होंने अलग अलग आउटलेट्स और ब्रांचेस खोली हैं। ठीक है, सो इन्होंने एक ब्रांच दिल्ली में ही खोली है। ठीक है, एक दिल्ली में खोली है, एक हमारा बैंगलोर, ठीक है, एक हमारा हैदराबाद, और एक हमारा मान लो केरला हो गया। ठीक है, ये उन्होंने मल्टीपल ब्रांचेस अभी ओपन करी हैं, राइट। और मुंबई में इनका क्या है, कॉर्पोरेट कैंपस है। सो अभी अगर किसी भी एम्प्लॉय को कुछ भी फेच करना है, मान लो ये हमारा पोस्ट सर्वर हो सकता है। ठीक है, ये हमारा हो सकता है वेब होस्टिंग है यहाँ पे,
हमारी एप्लीकेशन एंड्रॉयड होस्टिंग है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे हो सकता है कि ऑफिस 365 है, ठीक है, और एक्ल हो सकता है, यहाँ पे ईआरपी हो सकता है, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशंस, ये सारे प्रोसेस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो चाहे हमारा बिलिंग हो, सब कुछ यहाँ पे डिप्लॉय है डेटा सेंटर के अंदर, ठीक है। यानी इसमें से कोई भी सर्विस अगर चाहिए आपको तो आपको डेटा सेंटर आना पड़ेगा, आपको डेटा सेंटर विजिट करना पड़ेगा। ओके, सो डेटा सेंटर विजिट करने के लिए ब्रांचेस का डेटा सेंटर तक और कॉर्पोरेट कैंपस का डेटा सेंटर तक रीचेबल होना, कनेक्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो कनेक्टेड होंगे कैसे, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है। एक मुंबई में है तो एक दिल्ली में है, डेटा सेंटर दिल्ली में है। चलो दिल्ली टू दिल्ली ये मे भी पास में हो सकते हैं, बट इतने भी पास में भी नहीं हो सकते। मान लो इनके बीच में 40 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। ये मेरा डेटा सेंटर है और ये मेरा दिल्ली है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ वैन क्या हो सकता है कि जो सबसे पहले हमारा बहुत पहले जो हमारा वैन चलता था वो होता था लीज लाइन, आज भी चलता है, आपने सुना होगा। सो मान लो जो हमारा मैनेजर है, इस कंपनी का मैनेजर है या नेटवर्क इंजीनियर है, उन्होंने आईएसपी को रीच किया, ठीक है, कि मुझे अपनी दिल्ली ब्रांच को अपने डेटा सेंटर से कनेक्ट करना है, रीचेबल करवाना है। सो इन्होंने कहा, आईएसपी ने कहा कि ठीक है आप लीज लाइन ले लीजिए, आपको मैं इस ब्रांच को कनेक्ट कर दूंगा आपके डेटा सेंटर से, ठीक है। एक आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, मतलब ऐड करना है। जैसे कि मान लो मैंने कर दिया 192.168.10.1/24। एक आईपी एड्रेस आपको सर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है 192.168.10.2/24 सेम सबनेट में, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी, वो हमारा काम है, चाहे 20 किलोमीटर हो, 40 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर। 40 किलोमीटर है, ठीक है, 40 किलोमीटर है। अब क्या हुआ कि लीज लाइन जो है वो एक डेडिकेटेड लाइन होती है, यानी अगर एक डेडिकेटेड फाइबर आपके लिए ही अलॉट की जाती है और उसकी मेंटेनेंस भी आप ही के लिए ही की जाती है, यानी उसके अंदर किसी का भी डेटा ट्रैवल नहीं करता, सिर्फ उस फाइबर के अंदर आप ही का डेटा ट्रैवल करता है, राइट। सो ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगी एक तरीके से, ठीक है। और मान लो ये वाला जो डेटा सेंटर है ये एक सबनेट में है, कौन से सबनेट में है, इसको डिफरेंट कलर में दिखा देता हूँ। सो ये एक सबनेट में कौन सा है, मान लो 20.20.20.0/24, ये इस सबनेट के अंदर है, कौन सा, हमारे डेटा सेंटर की मशीन्स जो हैं, ठीक है। एंड जो मेरा ये एंड यूजर है ये भी एक सबनेट में, मान लो ये 10.10.10.0/24, ये एक सबनेट में है, ठीक है। अब इस यूजर को इस डेटा सेंटर की मशीन्स को कम्युनिकेट करना है, ठीक है। मान लो पोस्ट चाहिए, वेब चाहिए, एंड्रॉयड ऐप, ऑफिस 365, कुछ भी, ये आउटलेट है तो मान लो पोस्ट मशीन को ही पोस्ट सर्वर से ही रीचेबल करवाना है। सो लीज लाइन जो है वो बहुत महंगी मिलती है, ठीक है, क्योंकि डेडिकेटेड फाइबर लाइन आप ही के लिए होती है। सो अगर ये यहाँ पे 100 Mbps की भी लीज लाइन लेंगे, सो अगर 1 Mbps, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि कितना रेट है। तो मान लो अगर 1 Mbps यहाँ पे 1,000 रुपये का है, ठीक है, 1 Mbps इज फॉर 1,000, ठीक है, लीज लाइन में डिपेंड कि ये 40 किलोमीटर की है। सो अगर मुझे 100 Mbps की लाइन चाहिए, ठीक है, तो ये तो मेरे अगर मुझे 100 Mbps की लाइन चाहिए तो ये तो मेरे 1 लाख रुपीज़ हो गए पर मंथ। इसकी कॉस्टिंग मुझे कितनी है, 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, सिर्फ अपनी दिल्ली ब्रांच को दिल्ली में ही रीच करवाने में, ठीक है, दिल्ली टू दिल्ली कनेक्टिविटी कराने में मुझे 1 लाख रुपीज़ का एक्सपेंस लगा, ठीक है। बट उस टाइम पे, पहले के टाइम पे इतने सर्किट्स, एमपीएलएस इंटरनेट वगैरह उतना नहीं था इवॉल्व। सो सब लोग लीज लाइन ही यूज करते थे, मैक्सिमम कॉर्पोरेट्स लीज लाइन यूज करते थे और आज भी करते हैं, ठीक है। इसको हम डार्क फाइबर भी कहते हैं, कि डेडिकेटेड फाइबर आप ही के लिए होती है। अब ये इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि ये जो आपके दो राउटर्स हैं ये आपस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, विया द फाइबर ऑप्टिक्स। एंड आप एक सेम सबनेट में आईपी यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे, सॉरी, इस इंटरफेस पे, एंड सेम सबनेट में इस इंटरफेस में, और ये एक दूसरे से पिंग कर रहे होंगे, ठीक है। एंड जब एक दूसरे से कनेक्टिविटी इनकी होगी सेम नेटवर्क में, तो इनके बीच में राउटिंग कर सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक राउटिंग हो चाहे डायनामिक राउटिंग हो। मान लो इन्होंने ओएसपीएफ चला लिया यहाँ पे, ठीक है, इनके बीच में
इन दो राउटर्स के बीच में। अब OSPF चलाएंगे तो 10 वाला रूट यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, 20 वाला रूट यहाँ पहुंच जाएगा, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक वैन था जिसको हम कहते हैं लीज लाइन, और हम इसको डार्क फाइबर भी कहते हैं, बट ये बहुत कॉस्टली है। मान लो ये तो अभी सिर्फ 40 किलोमीटर्स के लिए मैंने लिया है। मान लो अगर मुझे 200 किलोमीटर के लिए चाहिए होता, किसी और स्टेट के लिए चाहिए होता, तो मुझे और भी महंगा पड़ता। ठीक है, यहाँ तो मेरे 4-5 लाख रुपए चले जाते सिर्फ एक कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, उसके बाद इवॉल्व हुआ, उसके बाद आया हमारा MPLS नेटवर्क। MPLS नेटवर्क, ठीक है, अब इन्होंने एक और ब्रांच खोली, मान लो बैंगलोर में। ठीक है, बैंगलोर के अंदर इन्होंने डिसाइड किया नेटवर्क इंजीनियर कि हम MPLS लेंगे। ये इन्होंने ISP को रीच किया कि हमें यहाँ पे MPLS चाहिए, MPLS काफ़ी चल रहा है। सो MPLS के लिए ISP ने कहा कि MPLS सिर्फ डेडिकेटेड API के लिए नहीं होता, इस MPLS क्लाउड के अंदर मल्टीपल राउटर्स हैं और मल्टीपल नेटवर्क्स हैं। यहाँ पे मान लो मैकडी का भी नेटवर्क है, यहाँ पे पेप्सी का भी नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पे सिस्को का भी नेटवर्क है, यहाँ पे गूगल का भी नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, गूगल ने भी हमसे लीज लाइन, उनका नेटवर्क चल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका डेडिकेटेड नहीं होगा, यहाँ पे आपका डेडिकेटेड था, लीज लाइन थी, आप ही के लिए फाइबर थी, बट इस नेटवर्क के अंदर पूरा क्लाउड है, इसमें मल्टीपल नेटवर्क चल रहे हैं। बट मैं ये इंश्योर करता हूँ कि आपके जो रूट्स हैं, जब भी आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, आपके रूट्स किसी और के नेटवर्क में नहीं आएंगे और किसी और के नेटवर्क के रूट्स आपके नेटवर्क में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर सिमिलर रूट्स हैं तो भी वो आपस में क्लैश नहीं करेंगे, आपका पैकेट आपके सोर्स से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और MPLS इतना एफिशिएंट है कि ये तो SLAs भी दे देगा। SLA का क्या मतलब होता है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। कि मान लो आपके डेटा सेंटर के अंदर ये जो POS सॉफ्टवेयर है, इस POS सॉफ्टवेयर को चलने के लिए लॉस जो है वो 1% से कम चाहिए। ठीक है, एंड जो लेटेंसी है, लेटेंसी हमारा 30 मिली सेकेंड्स की है, यानी पैकेट आने और जाने का जो ट्रैवल है वो 30 मिली सेकेंड्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। अगर ये रिक्वायरमेंट मैच नहीं होती, मान लो हमारा जो पैकेट है वो 40 मिली सेकेंड्स पे ट्रैवल कर रहा है, तो ये एप्लीकेशन उतनी एफिशिएंट वे में नहीं चलेगी, ये बफर करेगी या स्टक होगी। ठीक है, अगर लॉसेज 1% से ज़्यादा हो गया नेटवर्क में तब भी डेटा लॉस होगा, ये पॉज एप्लीकेशन सही से नहीं चलेगी। तो हर एप्लीकेशन का एक SLA होता है, जिसमें इस SLA में बताया होता है कि इस एप्लीकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लॉस को लेके, लेटेंसी को लेके, जिटर को लेके। ठीक है, सो हर एप्लीकेशन का अपना SLA होता है। सो ये जो ISP का MPLS नेटवर्क है, ये तो बोल रहा है कि मैं आपको SLA भी दे दूंगा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट दे दूंगा, कि आपका जो पैकेट है वो इन एंड आउट 20 मिली सेकेंड्स में चला जाएगा। ठीक है, और लॉस जो है वो 0.5% से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, सो ये एक SLA भी दे देगा कि ये अगर ये मैच नहीं होता तो हम SLA के अंदर क्या होता है, अगर SLA जो दिया होता है वो मैच नहीं होता तो ISP आपको पेमेंट देता है वापस। ठीक है, तो ये केस में SLA भी मिल रहा है, किस केस में? MPLS के केस में। ठीक है, तो MPLS इन्होंने नेटवर्क लिया, बट MPLS के अंदर सिर्फ रूट्स जो हैं, आपके रूट्स आप एडवर्टाइज करोगे यहाँ पे, ठीक है, एंड वो अपने आप ही एडवर्टाइज हो जाएंगे यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ वाले जो रूट्स हैं वो एडवर्टाइज आप करोगे इस नेटवर्क के अंदर और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ लेयर 3 VPN। ठीक है, लेयर 3 टाइप का VPN है, जो पहले L2 VPN चलता चलता था, जिनको मेट्रो इथरनेट्स भी कहते थे, बट अभी लेयर 3 VPNs चलते हैं मेनली। ओके, सो ये MPLS नेटवर्क था, ये भी एक वैन टेक्नोलॉजी है जो आज के टाइम पे भी मोस्टली एंटरप्राइजेस यूज करते हैं। उनका अपना भी प्राइवेट क्लाउड होता है और वो प्राइवेट सर्किट्स लेते भी हैं, ISP से क्लाउड लेते हैं MPLS का। ठीक है, सर्किट। सो उसके लिए भी मान लो अब इसका जो कॉस्ट है MPLS का काफ़ी कम पड़ता है, अगर कंपेयर करें लीज लाइन से तो आधे से भी ज़्यादा। मान लो अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए लग रहा है तो यहाँ पे सिर्फ 30,000 के अप्रोक्स लगेगा, 30K के अप्रोक्स लगेगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है, एक अच्छा ट्रांसपोर्ट है आपके डेटा को इन एंड आउट करने का। ठीक है, सो एक मेरा हो गया, सो मेरे दो ट्रांसपोर्ट्स हो गए, वैन हो गए, एक लीज लाइन जिसको डार्क फाइबर भी बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड लाइन होती है। सेकंड हमारा MPLS सर्किट, जिसके अंदर हम एडवर्टाइज करते हैं अपने नेटवर्क्स को और वो दूसरे साइट पे रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी कॉस्ट 30% आती है अगर हम कंपेयर करें लीज लाइन से। ठीक है, उसके बाद और नेटवर्क इवॉल्व हुआ। ठीक है, अब हम आ गए इंटरनेट के ज़माने में। ठीक है, जहाँ पे इंटरनेट सबसे बूम कर रहा है। ठीक है, अब इंटरनेट
अब एक मान लो हैदराबाद के अंदर एमपीएलएस या लीज लाइन मुझे नहीं मिली, वहां पे मुझे इंटरनेट देना है, ठीक है। आपका जो टाइम है इंटरनेट भी काफी अच्छा कनेक्टिविटी, बेटर कनेक्टिविटी देता है, ठीक है। पहले जो इंटरनेट होता था उसमें काफी ज्यादा लॉसेस होते थे, काफी ज्यादा जिटर और लेटेंसीज तो बहुत ज्यादा होती थी। बट आज के टाइम पे जब जीपॉन हमारे पास आ गया है, ठीक है, ऑप्टिकल्स एफटीटीएक्स आ गया है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है हमारा इंटरनेट। सो इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी अब काफ़ी हद तक बेटर हो चुकी है, ठीक है। सो इस केस में लेट्स टेक द डिफरेंट कलर, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। सो इंटरनेट के केस में यहाँ पे इन्होंने ये जो अपनी हैदराबाद वाली ब्रांच है इसको इंटरनेट से कनेक्ट किया, ठीक है। बट इंटरनेट के केस में क्या है कि ये मेरा मान लो यहाँ पे मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया और यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये डेटा सेंटर में भी मेरा इंटरनेट कनेक्शन है, यहाँ पे भी। अब मुझे जो यहाँ पे आईपी एड्रेस मिलेगा आईएसपी से, मान लो मैंने यहाँ पे किसी और आईएसपी से लिया या सेम आईएसपी से भी लिया, मान लो मुझे यहाँ पे मिला 15.1.1.1/30, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक आईपी एड्रेस मिला 14.1.1.1/30, ठीक है। अब ये इंटरनेट से एक दूसरे को पिंग तो कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है। बट क्या ये अपने प्राइवेट नेटवर्क्स को शेयर कर सकते हैं? मान लो यहाँ पे एक प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है 30.30.30.0/24, ठीक है, यहाँ पे हमारा 20 वाला चल रहा है नेटवर्क। क्या अब इनके बीच में ये राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो लीज लाइन के केस में तो डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड थे, ये अपने रूट्स यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकता था, चाहे स्टैटिकली चाहे डायनामिक राउटिंग से। एमपीएलएस के केस में इनको इन दोनों के बीच में, यानी इस क्लाउड के बीच में राउटिंग चलेगी और इसके बीच में राउटिंग चलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे भी अपने रूट शेयर हो रहे थे। बट इंटरनेट के केस में कैसे रूट शेयर होंगे, क्योंकि ये डिफरेंट सबनेट में है, इंटरफेस ये डिफरेंट सबनेट में है। भले एक दूसरे को कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं, बट अपने प्राइवेट रूट्स कैसे शेयर करेंगे, ठीक है। सो उस केस के अंदर क्या हमारा टेक्नोलॉजी आती है, उस केस के अंदर आती है हमारा, वेट अ सेकेंड, उसके लिए हमारा आता है टनल्स, जीआरई टनल, जिसको हम वर्चुअल टनल्स बोलते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीआरई टनल्स को फॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम जीआरई टनल को फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो जी सो मान लो ये मेरे दो राउटर्स हैं, इनके बीच में इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। अब इंटरनेट इनके बीच में चल रहा है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया अंडरले, ठीक है। बट इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वर्चुअलाइज कराएंगे एक टनल को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जीआरई टनल्स, ठीक है। एक आईपी एड्रेस हम यहाँ प्राइवेट कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, एंड एक आईपी एड्रेस हम प्राइवेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। और हम ये वर्चुअलाइज कराएंगे इन दोनों राउटर्स को कि आप सेम सबनेट में, और सेम सबनेट के आईपी होंगे कि आप सेम सबनेट में कनेक्टेड हो, बट एक्चुअल में जो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है वो तो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 15 है, बट हमने इनके बीच में एक टनल क्रिएट कर दी, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और हमने यहाँ पे इनके पीछे एक प्राइवेट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया 192 की सीरीज में, 10 की सीरीज में, जो कि सेम सबनेट में था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्चुअलाइज किया कि आपस में सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है, ठीक है। और क्या, जब हम सेम नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं तो हम यहाँ पे अपने राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ओएसपीएफ हो गया चाहे बीजीपी हो गया, ठीक है। बट आईएसपी ने इस केस में उनको बताया कि आप ये सब तो कर रहे हो, बट इंटरनेट पे डेटा सिक्योर नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे हर तरह के लोग हैं, ठीक है। इंटरनेट पे बीच में इंट्रूडर्स भी हो सकते हैं, हैकर्स भी हो सकते हैं, जो कि मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, एंड आपके रूट्स को यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास ऐसे ऐसे टूल्स होते हैं कि आपके जो भी रूट्स आप शेयर कर रहे हो उनको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें सिक्योर नहीं है। आईएसपी ने बोला कि आप इंटरनेट सर्किट ले रहे हो यहाँ पे, बट ये सिक्योर नहीं है, ठीक है। इस पे सारी चीज़ें प्लेन टेक्स्ट में जा रही होंगी। सो नेटवर्क इंजीनियर ने कहा कि ठीक है, हम जीआरई टनल ना रखे, हम इसमें क्या करेंगे, आईपीसेक टनल, इन दोनों के बीच में आईपीसेक टनल बना देंगे। यानी ये वाली जो टनल थी जो कि जीआरई थी, अब ये जीआरई ना होके हम आईपीसेक टनल बना देंगे, जो कि आईपी लेवल पे सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करती है। आईपीसेक टनल के अंदर हमारे कीज एंड सर्टिफिकेशंस वगैरह एक्सचेंज होते हैं, जिसके थ्रू ऑथेंटिकेशन, जो सीआईए मॉडल है पूरा यहाँ पे
यूज होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अवेलेबिलिटी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने फाइनल जो डिसीजन लिया कि हम इंटरनेट तो ले लिए, अब इंटरनेट के ऊपर हम यहाँ पे टनल क्रिएट करेंगे, ठीक है। आईपी से टनल क्रिएट करेंगे और एक आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे प्राइवेट, एक आईपी एड्रेस यहाँ पे प्राइवेट कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। एंड इनके बीच में टनल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। टनल फॉर्म होने के बाद जो आईपी एड्रेसेस हैं वो तो सेम सबनेट में है, सेम सबनेट में तो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड, ये वर्चुअलाइज करेंगे आपस में कि हम डायरेक्टली कनेक्टेड है। भला हला है नहीं डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। बीच में बहुत सारे होप्स हैं और इनके पब्लिक आईपी एड्रेस भी डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। बट इन्होंने वर्चुअलाइज किया है प्राइवेट आईपी टनल के थ्रू कि हम आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब इनके बीच में हम डायरेक्ट स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, ओएसपी, वीआईजीआरपी जो भी हम यूज कर सकते हैं। और 20 वाला रूट्स यहाँ पे शो हो जाएगा एंड 30 वाला रूट यहाँ पे एडवर्टाइज हो जाएगा, ठीक है। सो इनके बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी एंड ये आपस में डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरनेट के केस में किस तरीके से ब्रांचेस, डेटा सेंटर और आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और हमारा लास्ट जो आता है वो है 4G 5G LTE कनेक्शन, ठीक है। 4G 5G LTE कनेक्शन मान लो इन्होंने केरला में लिया, अब केरला में इनको इंटरनेट भी उतना अच्छा नहीं मिला, मान लो 5G LTE मिला। अब इसमें क्या है कि ये डाउन टाइम इसमें बहुत जीरो के बराबर है, ना के बराबर ही डाउन टाइम है LTE और 4G में, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसके अंदर लेटेंसी बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये वायरलेस है, ये आपको टावर से मिलेगा, ठीक है। वायरलेस है। सो सबसे पहले तो इंटरनेट है ये भी, ठीक है। चाहे हम 4G बोले, LTE बोले, है तो इंटरनेट ही ना। अब इंटरनेट के ऊपर पहले ही लेटेंसी इतनी ज्यादा है, ऊपर से हम इसके ऊपर टनल बनाएंगे, तो ये सॉल्यूशन तो बिल्कुल काम का ही नहीं है। ये वाला वैन तो अगर हम एंटरप्राइज की बात करें, एंटरप्राइज के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है 4G LTE, ठीक है। कहीं कहीं रूरल एरियाज में डिप्लॉय करना पड़ता है, ठीक है, वो मजबूरी होती है। बट इन केस ऑफ अगर हमारे पास और अदर ऑप्शंस हैं तो उस केस में मुझे नहीं लगता कि कोई भी 4G 5G LTE पे अपनी किसी भी ब्रांच को ओपन करेगा, ठीक है। सो ये हमारे कुछ वैन टेक्नोलॉजीज थी, कैसे लीज लाइन से हम MPLS पे आए, MPLS से इंटरनेट पे और 4G LTE पे भी अभी हम मूव धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। सो इंटरनेट और MPLS यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है एक एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर, ठीक है, जो कि मेनली देखने को मिलते हैं, ओके। सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ वैन, किस तरीके से वैन इवॉल्व हुआ और किस तरीके से कनेक्टिविटी दी, ओके। लेट्स मूव टू द एंटरप्राइज नेटवर्क। ये एंटरप्राइज नेटवर्क एक दिखता कैसा है? सो एक एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर सबसे पहले हम डेटा सेंटर की बात करेंगे कि डेटा सेंटर जो है एक एंटरप्राइज का, उसमें क्या क्या डिवाइसेस होते हैं और कैसे कनेक्टेड होते हैं। सबसे पहले तो हमारे एज राउटर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं एज राउटर्स, जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट्स का क्या मतलब? ट्रांसपोर्ट्स का मतलब है ये हमारा MPLS एंड इंटरनेट, ठीक है। ये हमारे दो क्लाउड, मैंने आपको बताया था कि मेनली इंटरप्राइज जो है वो MPLS सर्किट पे और इंटरनेट सर्किट को यूज करता है, ओके। सो जो राउटर्स एच पे इनसे कनेक्टेड होते हैं, इन ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड होते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब जो आपके इन पैकेट्स को ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ तक और यहाँ के पैकेट्स को ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ तक, वो हमारा ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। जो हमारे पैकेट्स को ट्रैवल करा दे वो ट्रांसपोर्ट है। सो ये जो हमारे राउटर्स हैं ये एज राउटर्स है जो कि ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड ये हमारा कुछ मल्टी लेयर स्विचेस हैं या L3 स्विचेस उनको बोल सकते हैं, ठीक है, लेयर 3 स्विचेस। एंड ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है डेटा सेंटर का, जो कि है लोड बैलेंसर, ठीक है, लोड बैलेंसर है। एंड ये हमारा क्या है, फायरवॉल। अब होता क्या है कि मान लो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने कहा था कि वेबसाइट होस्ट कर रखी है बर्गर किंग की, ठीक है। अब इंटरनेट पर कोई यूज़र है, ठीक है। अब यूज़र ने अपने सिस्टम पे क्या किया, बर्गर को ऑर्डर करना है, उसको बर्गर ऑर्डर करना है या कुछ भी ऑर्डर करना है उसको वेबसाइट से, तो सबसे पहले वेबसाइट विजिट करेगा, ठीक है। अब इंटरनेट से मान लो यहाँ पे एक यूज़र नहीं, यहाँ पे मान लो 10 यूज़र हैं या मान लो 3 यूज़र्स हैं, 3 का केस ले लेते हैं। 3 यूज़र्स हैं, ठीक है, 3 यूज़र को वेबसाइट ओपन करके कुछ ऑर्डर करना है।
सो अभी यूजर ए ने वेबसाइट को रीच करना चाहा तो सबसे पहले इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट आएगी फायरवॉल पे। फायरवॉल सबसे पहले डिटेक्ट करेगा, डीप पैकेट इंस्पेक्शन, डीपीआई एनेबल होता है इसमें, कि इस पैकेट के अंदर जो रिक्वेस्ट आई है, क्या इस पैकेट के अंदर कुछ भी मिलीशियस एक्टिविटी तो नहीं है, कोई मिलीशियस सिग्नेचर्स तो नहीं है। अगर इसको नहीं मिलता तो ये इसको आगे प्रोसीड करता है। ठीक है, अब ये स्विचेस पे जाएगा, अब स्विच से जाएगा ये किसके पास, लोड बैलेंसर के पास। अब लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि इस पैकेट को, मान लो यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स हैं 1 2 3 4, कि इसमें से किसके पास भेजना है। मान लो इस रिक्वेस्ट को उसने भेजा सर्वर नंबर 1 के पास। ठीक है, ओके, इसकी रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसीड होगी इसकी ए की। अब यूजर बी को भी विजिट करनी है वेबसाइट। अब यूजर बी ने रिक्वेस्ट भेजी, इसको डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ। ठीक है, यूजर बी ने रिक्वेस्ट भेजी। अब यूजर बी की रिक्वेस्ट की इंटरनेट के थ्रू फायरवॉल पे, फायरवॉल ने डीपीआई के थ्रू चेक किया कि पैकेट में कुछ भी मेलिशियस एक्टिविटी तो नहीं है। ठीक है, मान लो नहीं मिली, एंड ये पैकेट पास हो गया। अब ये पैकेट का स्विच के थ्रू किसके पास, हमारे लोड बैलेंसर के पास। इस बार ये लोड बैलेंसर है वो जो इस सर्वर पे नहीं भेजेगा जिस पे पहले रिक्वेस्ट भेजी थी। अब वो लोड को बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट सर्वर पे भेजेगा, क्योंकि हर सर्वर की कैपेसिटी होती है। मान लो 10,000 रिक्वेस्ट एक बारी में आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही सर्वर सारी रिक्वेस्ट को प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो उसके लिए लोड बैलेंसर लगाए होते हैं ताकि मल्टीपल सर्वर्स जो हैं सब पे मल्टीपल रिक्वेस्ट जाएं और कोई भी सर्वर हमारा बंद ना हो। ठीक है, उसका सीपीयू 100% ना हो जाए। ओके, सो उसके लिए लोड बैलेंसर लगाते हैं। अब मान लो यूजर सी था, उसके लिए भी सेम रिक्वेस्ट की फायरवॉल पे, फायरवॉल से पास हुई इंस्पेक्ट होके, एंड वो अब जाएगी थर्ड सर्वर पे, क्योंकि यहाँ पे लोड बैलेंसर लगे जो सबके बीच में, सारे सर्वर्स के बीच में बैलेंस करता है पैकेट्स को। ठीक है, सो ये हमारा लोड बैलेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड फायरवॉल, फायरवॉल पे सारी पॉलिसीज, कंपनी की पॉलिसीज, आउट इनग्रेस इग्रेस, सारी पॉलिसीज जो है वो हमारी फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर्ड होती हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा डेटा सेंटर कुछ दिखता है। एंड ये हमारा कॉर्पोरेट कैंपस है जहाँ पे हमारे पास दोनों ट्रांसपोर्ट्स हैं, इंटरनेट भी है और एमपीएलएस भी, क्योंकि ये कॉर्पोरेट कैंपस है जहाँ पे हमें कनेक्टिविटी एनी 24/7 चाहिए। अगर एक डाउन हो तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे दो ट्रांसपोर्ट्स ले रखे हैं एंड उसके पीछे मल्टीपल एम्प्लॉयज कनेक्टेड हैं। ओके, और ये मेरी कुछ ब्रांचेज हैं, या कह लो बर्गर किंग के आउटलेट्स हैं। ठीक है, जहाँ पे सेल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉज पॉज कनेक्टेड है। ठीक है, इनको पॉज को एक्सेस करना होता है, पॉज। और हमारा पॉज डिप्लॉय कहाँ पे, डेटा सेंटर में डिप्लॉय है। यहाँ पे हमारा, इसके अंदर हमारा पॉज सर्वर डिप्लॉय है। ठीक है, अब क्या है कि ये हमारी दिल्ली ब्रांच थी जो कि हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमारी आई थिंक हैदराबाद थी, ये हमारी बैंगलोर थी और ये हमारी केरला थी। राइट, सो अब क्या है कि कुछ ब्रांचेस तो मेरी एमपीएलएस से कनेक्टेड है। ठीक है, ये मान लो सिर्फ एमपीएलएस से कनेक्टेड है। ठीक है, मान लो ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है तो मैंने यहाँ पे इस प्राइवेट नेटवर्क ले रखा है। ये मेरी कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच है जहाँ पे मुझे डुअल कनेक्टिविटी चाहिए। मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं। ठीक है, हैदराबाद में काफ़ी सेल होती है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरा अगर एमपीएलएस कट गया तो मेरा तो पोस्ट सर्वर, जो पोस्ट सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो काम करेगा नहीं। तो मुझे इसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए दोनों, ताकि अगर एक डाउन हो तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेट और एमपीएलएस दोनों सर्किट है। ठीक है, यहाँ मेरी दो ब्रांचेज है जो खाली इंटरनेट में, जहाँ पे उतनी ज़्यादा सेल नहीं है। ठीक है, इंटरनेट की नॉर्मल कनेक्टिविटी ले रखी है। सो इस तरीके से मल्टीपल ब्रांचेज हो सकती है, जहाँ खाली एमपीएलएस है, जहाँ खाली इंटरनेट है, और जहाँ इंटरनेट प्लस एमपीएलएस दोनों है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी एंटरप्राइज नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है, एंड कॉर्पोरेट कैंपस हमने डिस्कस कर लिया कि वहाँ पे भी डुअल कनेक्टिविटी, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब अगर किसी भी यूज़र को इंटरनेट को एक्सेस करना है, सो इंटरनेट अगर मान लो ये वाला यूज़र है। ठीक है, इस यूज़र को google.com पे जाना है। ठीक है, google.com के लिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे सीधा इंटरनेट पे गया और सीधा google.com के सर्वर पे चला गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब क्योंकि ये जो डेटा फ्लो है वो जो भी एंटरप्राइज नेटवर्क होता है वो कभी भी डायरेक्टली नहीं होता।
ठीक है, यहाँ क्योंकि हमारी पॉलिसीज कहाँ पे हैं, सारी बनी हुई है, फायरवॉल पॉलिसीज सारी यहाँ बनी हुई है, कहाँ पे, डेटा सेंटर में, डेटा सेंटर के फायरवॉल पे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट होते हुए हमारे डेटा सेंटर की पॉलिसीज पे, और वो इंस्पेक्ट करेगा कि ब्रांच 4 के यूजर को google.com पर जाने की परमिशंस हैं या नहीं है। अगर हैं तो वो इसको यहाँ से रीडायरेक्ट कर देगा इंटरनेट पे, इंटरनेट से वो google.com पर चला जाएगा, अगर नहीं है तो पैकेट यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर इंटरनेट को भी एक्सेस करना है तो मेरे पास इंटरनेट सर्किट होने के बावजूद भी मैं डायरेक्टली इंटरनेट पे नहीं जा सकता। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है। और अगर मेरे पास एमपीएलएस नेटवर्क है तो मैं, ये तो प्राइवेट नेटवर्क है, ये तो इंटरनेट से रीचेबल ही नहीं है, तो इसके लिए तो मुझे जाना ही जाना पड़ेगा कहाँ पे, अपने डेटा सेंटर के अंदर। मान लो इसको google.com पे जाना है तो ये किस पे जाएगा, एमपीएलएस से होता हुआ डेटा सेंटर, यहाँ से जाएगा फायरवॉल पे, फायरवॉल पे इंस्पेक्ट होगा कि ब्रांच 1 के यूजर को google.com पे जाने की परमिशन है या नहीं है, पॉलिसीज में देखा जाएगा, अगर पॉलिसीज में है परमिशन तो यहाँ से रिक्वेस्ट प्रोसीड हो जाएगी, अगर परमिशंस नहीं है तो यहीं पे पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें पॉज के लिए, तो पॉज के लिए तो हमें जाना ही डेटा सेंटर पड़ेगा, क्योंकि पॉज तो डिप्लॉय ही डेटा सेंटर में। तो कहने का मतलब है कि डेटा सेंटर ही हमारा सेंट्रलाइज्ड हब है, जहाँ पे सब, अगर इंटरनेट एक्सेस करना है तो डेटा सेंटर, पॉज एक्सेस करना है तो डेटा सेंटर, कुछ भी एक्सेस करना है तो हमें डेटा सेंटर जाना पड़ेगा। और मान लो किसी दिन डेटा सेंटर बंद हो गया तो ये सारा काम बंद हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सारी इंटरप्राइजेस की प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम अगली क्लास में और डिस्कस, अच्छे से डीपली जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारा एंटरप्राइज नेटवर्क दिखता है, और कुछ प्रॉब्लम्स हमने आज देखी, उतनी डिटेल में नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम सारी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में चेक करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे, और उसके बाद SD-WAN इसको कैसे सॉल्व कर रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।